स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा के केस से संबंधित इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको ऐसे मामलों में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप एक पति पक्ष से हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इसके बारे में भी क्लियर जानकारी मिलेगी और एक अगर आप महिला हैं तो आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से ऐसे मामलों में केस कर सकती हैं और इस केस को आप जीत सकती हैं। साथ ही में ऐसे केसेज़ में आपको ज़मानत की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है और ऐसे केसेज़ को आपको कहाँ पर दाखिल करना है, कहाँ दायर करना है, क्या पुलिस की इसमें क्या भूमिका होती है, इसमें कोर्ट की क्या भूमिका होती है। सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से ही दी जाएँगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा क्योंकि एक-एक जो पॉइंट होता है, अगर आप कानूनी केस की बात करते हैं, तो उसका एक-एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको क्लियर जानकारी होगी किसी भी टॉपिक से संबंधित तो आप उसका यूज़ अपने लिए कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको पूरी उसकी जानकारी नहीं होगी, आप आधा-अधूरा ज्ञान लेकर के अगर बैठे होंगे या बैठी होंगी तो वहाँ पर आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। और लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना कर के दिया जाएगा। अब हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करती हैं। हमने आज टॉपिक उठाया घरेलू हिंसा का। तो अगर हमने घरेलू हिंसा का टॉपिक उठाया है तो उससे संबंधित आपको पूरी जानकारी देना हमारा कर्तव्य होता है और हम ये ज़रूरी समझते हैं कि आपको छोटी-छोटी चीज़ों को हम सही ढंग से और बहुत ही साफ शब्दों में हम बता सकें। तो देखिए घरेलू हिंसा की अगर हम बात करें तो ये कोई भी महिला इस केस को दायर कर सकती है। कोई भी महिला का मतलब एक सास अपनी बहू के ऊपर, एक बहू अपनी सास के ऊपर, एक ननद अपनी भाभी के ऊपर, एक भाभी अपनी ननद के ऊपर या घर में रहने वाली कोई भी महिला, अगर एक लड़की है उसे अपने माता-पिता के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो भी इस घरेलू हिंसा अधिनियम का फ़ायदा उठा सकती है, वो भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है इस एक्ट के माध्यम से। और इसमें सारी चीज़ों का स्पष्ट जानकारी दी गई है। अगर इसमें एक जो सबसे मेन चीज़ आपको पहले हम बता दें, पहले हम आपका ये एक पॉइंट क्लियर कर दें कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक लड़की भी अपने अगर पिता के खिलाफ भी इसमें शिकायत कर सकती है, तो वो कैसे? तो घरेलू हिंसा अधिनियम का एक फॉर्मेट होता है, जो कि फॉर्मेट आपको जब आप घरेलू हिंसा का केस करते हैं, तो आपको फॉर्मेट मिलता है। और उस फॉर्मेट में हर कॉलम अलग-अलग कॉलम दिया हुआ है, जिसमें ये भी कॉलम दिया हुआ है कि किसी महिला को उसके घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके माँ-बाप के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है या उसकी पसंद के अनुसार शादी नहीं करने दी जा रही, विवाह उसका नहीं करने दिया जा रहा है। तो सारी चीज़ें उस फॉर्मेट में आपको दी गई हैं कि अगर आपके साथ जिस भी तरह की सिचुएशन है, आप उस पर टिक कर सकती हैं और उससे संबंधित आप अपना कंप्लेंट तैयार करवा सकती हैं, अपना ड्राफ्टिंग अपने केस की आप करवा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्पष्ट हम कर दे रहे हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम किसी भी महिला के लिए बनाया गया है। अब वो महिला कोई भी हो सकती है। अगर उसके साथ कोई भी प्रताड़ना हो रही है, चाहे उसके ससुराल में हो रही है, चाहे उसके मायके में हो रही है, तो वो इस अधिनियम के सहारे अपने अधिकारों की माँग कर सकती है। अब दूसरी चीज़ आती है कि क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अगर हमें शिकायत करनी है, तो क्या हमें किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर करानी होगी? तो जी नहीं, आपको किसी थाने पर नहीं जाना है इसके लिए, आपको इसके लिए किसी वकील के माध्यम से कोर्ट में ही अपना केस लगाना है, अपना केस आपको दायर करना है। जब आप किसी वकील के पास जाएँगी, आपके वकील जो होंगे वो पूरे केस को ड्राफ्ट करेंगे, आपके साथ जो भी प्रताड़ना हो रही है वो उस ड्राफ्टिंग में सारी चीज़ों को लिखेंगे और आपको कौन-कौन से राइट चाहिए उसके लिए भी उसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपको हमने क्लियर किया कि आपको ऐसे मामलों में पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस वालों की कोई भूमिका नहीं होती है, भूमिका किसकी होती है? भूमिका होती है वकील की और कोर्ट की। तो आपको ऐसे मामलों में कोर्ट में जाना है, किसी वकील को हायर करना है, उनसे अपने घरेलू हिंसा का केस दायर करवाना है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर घरेलू हिंसा का केस किसी महिला ने अपने पति के खिलाफ, अपने पति के घर वालों के खिलाफ किया है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में क्या होता है कि जब महिला केस करती है, तो आपके पास एक नोटिस आती है और नोटिस जब आपके पास आएगी, तो आप जिस उस पर एक डेट लिखी होती है कि इस डेट पर आपको न्यायालय में इस वक़्त पर उपस्थित होना है। आप अपने किसी वकील को हायर करते हैं, उन वकील के माध्यम से आप कोर्ट में उस दिन हाज़िर होते हैं। और जब आप उस दिन हाज़िर होते हैं कोर्ट में, तो उस जो फर्स्ट डेट होती है, उस पर आपसे साइन करवाया जाता है। आप जाएँगे, साइन करेंगे और साइन आप क्या करेंगे कि जो आपके खिलाफ जो दावा दायर किया गया है, उसकी
कॉपी आपने रिसीव कर ली है। जो दावा है उसकी कॉपी आपने रिसीव कर ली है। तो कॉपी जब आपने रिसीव कर ली, आप उस पर साइन कर देंगे कि कॉपी, दावे की कॉपी प्राप्त किया। लिख करके उस पर साइन हो जाएगा और वो कॉपी आपको मिल गई। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप आपका क्या आएगा? थर्ड स्टेप आएगा, इसके बाद की जो डेट आपकी पड़ती है, वो डेट पड़ती है जवाबदेही देने की। जवाबदेही मतलब कि डब्ल्यूएस आपको फाइल करना होता है, रिटन स्टेटमेंट आपको फाइल करना होता है। तो ये जो रिटन स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो काम आपके वकील का है कि वो वकील आप सारे सिचुएशन को बताएँगे कि उस दावे में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें एक्सेप्ट करने वाली हैं, क्या चीज़ें एक्सेप्ट करने वाली नहीं हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपके जो वकील होंगे वो डब्ल्यूएस बना लेंगे। और डब्ल्यूएस बनाने के बाद जो डेट आपको मिलती है, जिस डेट पर आपकी कोर्ट की डेट लगी होती है, उस डेट पर आपको अपना डब्ल्यूएस फाइल करना होता है। तो उस दिन जो सेकंड डेट पड़ती है इसके बाद, उस दिन आप अपना डब्ल्यूएस फाइल कर देते हैं। अब देखिए कई मामलों में क्या होता है कि ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है। लेंदी क्यों होता है? क्योंकि जब कोई महिला शिकायत करती है और घरवालों के पास समन जाता है, नोटिस जाती है, तो वो क्या करते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। और रिसीव नहीं करते हैं, वो उन्होंने रिसीव नहीं किया मतलब उन्हें इस बात की सूचना नहीं है, तो वो डेट पर आएँगे भी नहीं। जब वो डेट पर नहीं आते हैं, तो एक डेट पर न्यायालय उन्हें दूसरी डेट देती है, दूसरी के बाद तीसरी डेट देती है, तो 1 से 2 उनको अवसर दिया जाता है, 2 से 3 अवसर तक दिया जाता है कि कोर्ट 3 अवसर तक देती है और उसके बाद फिर कोर्ट क्या करती है कि अंतिम अवसर दे देती है और जो अंतिम अवसर देती है, इसके बाद फिर एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट पास कर देती है। इसमें एक मेन पॉइंट और होता है कि जब कोई भी महिला घरेलू हिंसा का केस जब वो दायर करती है, तो उसे डीपीओ आख्या मंगानी पड़ती है। जैसे कि जब आपने क्रिमिनल केस किया, क्रिमिनल केस हम यहाँ पे आपको एक पॉइंट और पहले क्लियर कर दें, जहाँ बात आ गई क्रिमिनल केस की, तो हम आपको ये बताएँ कि क्या डीवी का केस क्रिमिनल होता है या सिविल होता है? तो ये होता तो क्रिमिनल केस है, लेकिन ये सिविल नेचर का होता है। सिविल नेचर का होता है क्योंकि इसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो 3 साल तक का है, लेकिन इसका जो मेन मकसद होता है वो होता है महिला को उसके अधिकारों को दिलाना। जिस अधिकार की वो माँग करती है उस अधिकार को उस महिला को कोर्ट दिलाती है और इसके लिए ही ऑर्डर पास करती है। तो इसकी जो प्रकृति हो गई है वो सिविल नेचर की इसकी प्रकृति हो गई है। कि सज़ा आपको कब होती है, इसमें जुर्माना लग जाता है, लेकिन सज़ा कब होती है? जब आपने कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है, रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया है, इस तरह के कोई भी ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है, लेकिन आप अगर उसकी अवहेलना करते हैं, तो ऐसे मामलों में आपको कोर्ट से सज़ा भी हो सकती है। तो सज़ा कब हो सकती है? जबकि ऑर्डर पास हुआ है और आपने उसकी अवहेलना की, तो सज़ा तभी होगी। लेकिन अगर बात करते हैं कि ये क्रिमिनल नेचर, सिविल नेचर, तो ये सिविल नेचर का होता है, लेकिन ये क्रिमिनल केस है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे आप अगर जाते हैं थाने में, कोई महिला जाती है और जा करके क्रिमिनल केस दायर कराती है, एफआईआर दर्ज कराती है 498 ए, 323, 504, 376, 377 या जो भी अन्य धाराएँ हों, जैसा भी केस बनता है। तो उसमें जो मेन भूमिका होती है, वो भूमिका होती है आईओ की, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, सबसे मेन भूमिका उनकी रहती है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं डीवी केस की, तो डीवी केस में जैसे आईओ है, वैसे यहाँ पर डीपीओ ऑफिसर हैं और डीपीओ रिपोर्ट होती है जो कि दायर करनी पड़ती है, जो कि मंगानी पड़ती है और डीपीओ रिपोर्ट जो होती है, वो सबसे अहम भूमिका निभाती है। डीपीओ रिपोर्ट की से ही ये पता चलता है कि क्या सच में इस महिला के साथ कोई घरेलू हिंसा हुई है या नहीं हुई है। तो इस वजह से जो डीपीओ रिपोर्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा मेन हो जाती है। जैसे कि आईओ चार्जशीट जो दाखिल करते हैं, तो चार्जशीट ऐसे 498 वगैरह के केस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। ठीक उसी प्रकार से जो डीपीओ रिपोर्ट है, वो डीवी के केस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर आपको हमने क्लियर किया एक चीज़ और कि डीपीओ रिपोर्ट की क्या भूमिका होती है। तो जो महिला आपके खिलाफ जिसने केस किया है, उसकी डीपीओ रिपोर्ट मंगाई जाती है कोर्ट के माध्यम से और डीपीओ रिपोर्ट आने के बाद फिर इसमें प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन क्या अगर डीपीओ रिपोर्ट नहीं मंगाई गई है या डीपीओ रिपोर्ट नहीं आई है, तो क्या डीवी के केस की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी? तो इस मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कुछ निर्णय दिए हैं, जिसमें कहा है कि डीपीओ रिपोर्ट अगर ना भी आए तो भी केस की जो प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़नी चाहिए और घरेलू हिंसा की केस की प्रोसीडिंग को जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो समय अगर जो ज़्यादा लंबा लग जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसा हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई है कुछ केसेस के माध्यम से।
तो इसलिए डीपीओ रिपोर्ट अगर न भी आए तो भी केस की प्रोसीडिंग आगे चलती है। अब हमारा एक पॉइंट और अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि क्या आपके खिलाफ अगर डीवी एक्ट में शिकायत की गई है तो आपको जमानत लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। तो हमने आपको बताया कि ऐसे मामलों में पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती है, कोर्ट में केस दाखिल हो रहा है, कोर्ट से ही ऑर्डर हो रहा है, सारी चीज़ें कोर्ट से हो रही हैं और ऐसे मामलों में आपको ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे मामलों में ज़मानत नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि हमने अभी आपको ये चीज़ क्लियर की कि ऐसे में आपको सज़ा नहीं होगी। सज़ा कब होगी? सज़ा आपको होगी जबकि कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ और आपने उस ऑर्डर की अवहेलना कर दी है, तो ही आपको सज़ा हो सकती है। और अवहेलना आप कई बार ऐसा होता है कि आपने कोर्ट की अवमानना की है। ऐसे मामलों में अगर जो महिला है वो कोर्ट की अवमानना के लिए भी अपने पति के ऊपर दूसरा भी एक केस लगा सकती है कि ऑर्डर पास हुआ है लेकिन फिर भी उसको माना नहीं जा रहा है और अगर रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ है फिर भी आपको घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो ऐसे में भी वो जो महिला है वो कोर्ट की अवमानना के लिए भी अपने पति के ऊपर केस कर सकती है। तो ऐसी सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब अगर हम इसकी प्रोसीडिंग की बात करते हैं कि डीवी की प्रोसीडिंग क्या होती है, तो प्रोसीडिंग वैसी होती है क्योंकि हमने बताया कि क्रिमिनल केस है, तो प्रोसीडिंग वैसी होगी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा, चीफ होगा, बयान होगा, गवाहों के बयान होंगे, सारी चीज़ें सेम होंगी। लेकिन आपका जो इसमें जो मेन मकसद इसका होगा वो होगा कि आप जो महिला है उसको उसके अधिकारों को दिला देना। जो महिला पहले जिस तरीके से अपने घर में रहती थी उस तरीके से ही वो अपने घर में रहे। उसे अगर उसका भरण-पोषण वो अपना नहीं कर पा रही है, तो उसके पति की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उस महिला का भरण-पोषण करे। तो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी इसमें डिमांड की जाती है और कोर्ट इसमें कुछ अमाउंट वगैरह भी लगाती है। जिससे कि इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कुछ पर मंथ का अमाउंट कोर्ट फिक्स कर देती है। दूसरी बात कि ऐसे मामलों में जुर्माना भी पति के ऊपर या पति के घरवालों के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डीवी केस में जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि डीवी केस एक्चुअल में होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें मेन होती हैं और डीवी का केस कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको हमने पूरी जानकारी दे दी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो भी आपको जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी और आपके समझ में भी आया होगा, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको बहुत ही साधारण शब्दों में सारी चीज़ें क्लियर हम आपको बता सकें, जिससे अगर आप इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं तो आपको मदद मिल सके। आप जब भी इस तरह का केस होता है तो आपको किसी वकील से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि केस की परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। तो आपके केस के अकॉर्डिंग आपके केस को सुनने के बाद, आपकी फ़ाइल को देखने के बाद ही आपके वकील जो हैं वो आपको सही सलाह देंगे। हम आपको एक होता है कि आप पूरी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं, हम आपको उसके अकॉर्डिंग हम आपको चीज़ें बता देते हैं, जो कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकती हैं क्योंकि आपको उसकी जानकारी होती है। लेकिन अगर आपके ऊपर ऐसा केस हुआ है या आपको ऐसा केस करना है, तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अपने वकील को बताना चाहिए या आप जिन भी वकील से सलाह लेना चाहते हैं, अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपके पूरे केस को सुन करके आपको हम सही सलाह दे देंगे। या आप जिस भी वकील से आप सलाह लेना चाहते हैं, आप उनको पूरी सिचुएशन बताइए, पूरे केस को बताइए, केस डिटेल उन्हें बताइए और फिर वो वकील जो होंगे वो आपको सही-सही सलाह देंगे ऐसे मामलों में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।